गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अपना 10वां अध्याय जो है लीडरशिप मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि नेतृत्व, उसका अर्थ और उसकी परिभाषा, उसका अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को जान लेना चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है नेतृत्व, उसका मतलब क्या होता है। तो एक हिसाब से कहें, नेतृत्व किसी व्यक्ति के वह गुण होते हैं जिसके माध्यम से वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, यानी कि वह अपने व्यवहार से, अपनी बोली से या फिर अपने व्यक्तित्व के कारण कर्मचारियों को जब कार्य करने के लिए प्रेरित कर देता है तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो नेतृत्व है। सामान्य तौर पर कहें कि एक नेता होना ही नेतृत्व कहलाता है, मतलब कि एक नेता होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, वह लोगों को अपने काम करने मतलब कार्य संस्था के कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। जैसे यहाँ पर कुछ कंपनियों के उदाहरण है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है तो बिल गेट्स, रिलायंस के धीरूभाई अंबानी, इन्फोसिस कंपनी के नारायण मूर्ति जी और टाटा के जे.आर.डी. टाटा। यानी कि ये सारी कंपनियां सक्सेस क्यों हैं? क्योंकि इनके जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं वह खुद सक्सेस है। जैसे कि अपन अभी देखें कि कोई पंडित हैं, साधु महात्मा हैं, उनके फॉलोवर्स ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो नेता हैं, मतलब जो पंडित बोले, साधु बोले, उनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, इसके लिए उनके अनुयायी यानी कि फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि वह लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी बोली के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। तो ऐसी ही एक संस्था रहती है, अब आपने भी सुना होगा, हर संस्था में कोई ना कोई लीडर जरूर होता है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि क्लास में आपका मॉनिटर होता है जो सारे बच्चों को लीड करता है, या फिर क्या करना है, टीचर्स को बुलाना है, मतलब तमाम तरीके के डिसीजन वो लेता है। वैसे ही सामान्य तौर पर कहें कि एक व्यवसाय के अंतर्गत नेतृत्व से आशा उस व्यक्ति जो अपनी भाषा से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम कहते हैं नेतृत्व। अब अपन यहाँ पर देखते हैं नेतृत्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला होता है अनुयायियों का होना, यानी नेतृत्व का मतलब होता है नेता। अब नेता को फॉलो करने वाले लोग तो होने ही चाहिए, तो नेतृत्व तब सफल माना जाएगा जब उसके अंतर्गत अनुयायी अर्थात उसके फॉलोवर्स होंगे, उसको मानने वाले। ऐसे ही संस्था में जो नेता होता है, अधीनस्थ कर्मचारी उसको मानेंगे, सबसे पहली विशेषता है कि इसके अंतर्गत अनुयायियों का होना आवश्यक होता है। दूसरा होता है सतत क्रियाशीलता। अब मान लीजिए एक नेता है जो आपकी संस्था में बना दिया गया है, जिसको लीडर बोलेंगे। अब वो आया, संस्था में बैठा रहा, कुछ काम नहीं कर रहा, कर्मचारियों को कुछ नहीं बता रहा है, तो वो नेतृत्व का किस काम का है? इसीलिए जो एक नेता होता है, नेतृत्व होता है, वो सतत क्रियाशील बना रहना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों को कार्य करने के लिए सतत वो प्रेरित करते रहना चाहिए। तीसरा होता है आदर्श आचरण। इसका मतलब ये होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, उसका आचरण आदर्श होना चाहिए, यानी कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी, व्यक्तित्व अच्छा होगा, भाषा शैली अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, तो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं वह उसकी बातों को अवश्य ही मानेंगे। तो कर्मचारी का आदर्श क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। चौथा माने कि उद्देश्यों की समानता। इसका मतलब ये होता है कि जो नेता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्था के लाभों को प्राप्त करना। दूसरी चीज देखें कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका उद्देश्य भी क्या होना चाहिए कि हम संस्था को प्रॉफिट दिला सकें। तो उद्देश्यों की समानता इसके अंतर्गत पाई जाती है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। लास्ट होता है प्रभावीकरण प्रक्रिया। इसके अंदर ये होता है कि नेता जो होता है वह कार्य करके भी कर्मचारियों को दिखाता है, व्यवहार जो होता है उसका कर्मचारियों से बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ इस तरीके का व्यवहार होता है कि संस्था में कार्य अपने आप ही पूरा हो जाता है। तो जो नेतृत्व की प्रक्रिया होती है वो एक प्रभावीकरण प्रक्रिया होती है। नेता का जो प्रभाव होता है, नेतृत्व की प्रक्रिया का जो प्रभाव होता है वो अधीनस्थों पर जाता ही जाता है। आज यहाँ आके आपको कोई लेक्चर देके जाता है तो आप सुन लेते हो, लेकिन वही लेक्चर अगर उसके बोलने की टोन अच्छी होती है या फिर समझाने की प्रक्रिया अच्छी होती है तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हो। तो वैसे ही होता है हमारा नेतृत्व, ये रही उसकी विशेषताएं। अब अपन देखते हैं कि नेतृत्व का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला होता है प्रेरणा शक्ति। प्रेरणा शक्ति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए इंस्पायर करना। तो प्रेरणा शक्ति का मतलब होता है नेतृत्व क्या करता है, इसके अंतर्गत जो एक लीडर होता है जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, वह अपने व्यवहार के द्वारा कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मचारी जो पहले से कार्य नहीं कर रहे थे, नेता की बात सुनकर कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत संस्था के दायित्व उद्देश्य पूरे होते हैं। दूसरा होता है मनोबल में वृद्धि। बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनका कुछ मोटिव ही नहीं रहता है, आते हैं काम करके चले जाते हैं,
जैसा करना है वैसा ही करके चले जाते हैं। लेकिन एक लीडर होता है जो उनको बताता है कि आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो आप खुद का भी डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ हम आपको प्रमोशन भी दिला सकते हैं, सैलरी भी इंक्रीज करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर नेतृत्व के कारण क्या होता है, व्यक्तियों के अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि हो जाती है। टीम भावना, इसके अंतर्गत व्यक्तियों को इस प्रकार से गाइड किया जाता है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर काम करें, टीम भावना के साथ काम करें, यानी कि लड़ाई झगड़ा इन स्थितियों से दूर रहे, तो समस्त कर्मचारियों के मन में टीम भावना बनी रहती है। चौथा देखते हैं सहयोग एवं समन्वय। अगर मान लीजिए कोई क्रय विभाग है, विक्रय विभाग है, विज्ञापन विभाग है, ये सारे विभाग है। अब सारे विभाग एक दूसरे पर तो डिपेंड करते हैं, अपन को मालूम ही है। अब नेता का काम क्या रहता है, सारे डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करते रहें, तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी में ही हो सकता है कि हम उनको इस प्रकार से प्रभावित करें कि सारे विभाग एक दूसरे का सहयोग करते रहें और समन्वय के साथ काम करें। पांचवा होता है प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत बहुत से कर्मचारी होते हैं जिनको कार्य करना नहीं आता है। तो कार्य करना नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम उनको नौकरी से निकाल दें। नेता का काम रहता है उनको देखना कि किसको क्या कार्य करना नहीं आ रहा है और उसके बाद में उनको कार्य करना सिखाना। तो प्रशिक्षण देने का काम भी नेतृत्व के अंतर्गत आता है, ये रहा उसका महत्व। अब अपन देखते हैं कि एक नेता जो होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला होता है नियोजन और निर्देशन। अब एक जो नेता रहता है किसी भी फर्म में, मान लीजिए आपको एक लीडर बना दिया गया है, तो आपका काम क्या रहेगा, उस सारी चीजों की प्लानिंग करना कि मुझे आना है, कर्मचारियों से कैसे कार्य करवाना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, साथ ही साथ उनको गाइडलाइन देना कार्य करने से संबंधित, ताकि हम अपनी संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला होता है प्लानिंग करना और साथ ही साथ में उनको डायरेक्शन देना। दूसरी चीज होती है अभिप्रेरणा और समन्वय। तो समन्वय का तो अपन ने अभी देख लिया था कि सभी लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि अपन पहले पढ़ चुके हैं 9वें अध्याय में, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा दे सकते हैं पैसों का लालच देकर, या फिर पदोन्नति का लालच देकर, या फिर उनको घर मकान इन सारी चीजों का लालच देकर कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वो एक नेता बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो अभिप्रेरणा और समन्वय करना। तीसरा होता है सूचना एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे उच्च प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचनाएं दी जाती हैं तो उनको मध्य स्तर तक लाना, फिर जो हमारा नेता होता है वो हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों को दे देता है। साथ ही साथ इसका मतलब ये होता है कि हमें कौन कौन सी मशीनरी का कैसे कैसे उपयोग करना है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो तकनीकी सहायता के अंतर्गत आती हैं। तो कर्मचारियों को मशीनरी का यूज करना बताना, ये सारी चीजें तो सूचना और तकनीकी सहायता भी नेता के द्वारा प्रदान की जाती है। पांचवा देखिए तो पुरस्कार और दंड। अब जो एक नेता होता है वो तो बॉस के अंडर में काम करता है, कर्मचारी कैसा कार्य कर रहे हैं कैसा कार्य नहीं कर रहे हैं हमें उसकी सारी रिपोर्ट बॉस को देनी पड़ती है। जो कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात सैलरी बोनस ये सारी चीजें दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कर्मचारी जो कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं उनको दंड स्वरूप में सैलरी काट ली जा सकती है और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो ये भी उसके कार्य के अंतर्गत आती है। लास्ट है हमारा पदोन्नति और विकास। अब ऐसे कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, पदोन्नति दी जाएगी, उनका डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें होगी। दूसरी बात ये होती है कि संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अब उससे क्या होगा, प्रेरित करना इस तरीके से प्रेरित करना कि आप बहुत अच्छे तरीके से काम करोगे तो आगे आने वाले भविष्य में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। दूसरी चीज आपका स्वयं का विकास होगा। तो इस तरीके से उन्नति और विकास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं हमारे नेतृत्व के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेता के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वैसे तो बुक में आप देखेंगे तो उसमें दिया है नेता के तो 18,000 गुण होते हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अपन यहाँ पर उसके कुछ गुणों का वर्णन करेंगे जो एक नेता में होने ही चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं कि जो नेता होना चाहिए उसका प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए। वो अपने आचरण से, अपनी बोली से, अपनी भाषा से सामने वाले कर्मचारियों को प्रभावित कर सके। साथ ही साथ उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होना चाहिए क्योंकि पर्सनालिटी का ही रिफ्लेक्शन पड़ता है उसकी फॉलोअर्स के ऊपर। तो सबसे पहला होता है शारीरिक विशेषता। इसके अंतर्गत क्या होता है, नेता जो होता है उसकी शारीरिक रूप से तो उसका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, यानी कि शारीरिक रूप से वो दुर्बल नहीं होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। अगर मान लीजिए कोई नेता है जो बहुत कम हाइट का है या फिर वो बोल ही नहीं सकता कुछ अच्छे से, तो उसके फॉलोअर्स क्या करेंगे, उसको मानने से मना कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली विशेषता है कि उसके शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
दूसरा होता है मानसिक परिपक्वता। इसका मतलब ये होता है शारीरिक रूप से तो वो सुदृढ़ होगा, सक्षम होगा, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहिए, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर हम उससे कोई बात, बॉस नेता से कोई बात कह रहा है तो उसको वो सारी बातें जल्दी से जल्दी दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। मेरा बॉस मुझसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं अधीनस्थों से क्या काम कराना चाहता हूँ, तो मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। तीसरा होता है आत्मविश्वास। इसका मतलब ये होता है, अपन जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसमें कॉन्फिडेंस है वो तो कुछ भी कर सकता है, तो नेता में सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, क्योंकि एक आत्मविश्वास के द्वारा अगर हम कोई बात कहते हैं तो हमारे फॉलोअर्स उस बात को ज्यादा अच्छे से मान सकते हैं, इसीलिए एक नेता में आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। चौथा होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है उसको सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, व्यवसाय से संबंधित भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवसाय के बाहर कौन सी नीतियां चल रही हैं, कौन सी पॉलिसी चल रही है, इन सारी चीजों का ज्ञान एक नेता को होना चाहिए ताकि वह अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको भी कार्य करना सिखा सके। लास्ट होता है निर्णायक क्षमता। अब निर्णय लेने की क्षमता का मतलब होता है कि एक मान लीजिए एक नेता है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, यानी कि बातों को समझ तो सकता है लेकिन उसमें इतना विश्वास नहीं है कि वो निर्णय ले सके, तो वो नेता कोई काम का नहीं है। निर्णायक क्षमता का मतलब होता है कि एक नेता के अंतर्गत फर्म से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित हर एक बात का निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बात का निर्णय लेंगे तब भी उस पर आगे इम्प्लीमेंट अपन कर सकते हैं, यानी कि उस पर अपन काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे नेता के गुण। इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा नेतृत्व। तो नेतृत्व का मतलब फिर से मैं बताती हूँ, इसका मतलब होता है व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण, यानी कि उसकी भाषा शैली क्या है, व्यवहार क्या है, आचरण क्या है, जिसके माध्यम से वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके माध्यम से हम संस्था का उद्देश्य पूरा करें। क्योंकि अपन आजकल देखते हैं कोई भी बड़ी संस्था है वह प्रोग्रेस तभी कर सकती है, डेवलप तभी मानी जा सकती है जब उसका नेता बहुत अच्छा होगा, उसके संस्था के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो इस प्रकार अपना ये चैप्टर हुआ खत्म। कल के टॉपिक में अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।